Good evening, everybody. This is Manish from Dristicon IAS, अशोक राजपथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी ने भी हाल फिलहाल ऑडिट सेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो इसी संदर्भ में ये वीडियो दिया जा रहा है कि जो रिजल्ट दिया गया है तो उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो दृष्टिकोण आईएएस में इस संबंध में जो इंटरव्यू के लिए जो कार्यक्रम और जो सारे शेड्यूल तैयार किए गए, तो किस प्रकार से वो चीजें की जा सकती हैं, इसी बारे में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों का जिनका ऑडिटर्स एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हुआ है, मेरे और दृष्टिकोण टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग अपने तैयारी में लगे होंगे, यानी कि साक्षात्कार के लिए। तो हम लोग को इस बारे में ध्यान में रखना है कि जो बीपीएससी का ऑडिटर्स एग्जामिनेशन हुआ और जो ऑडिटर्स के लिए जो सर्विस है, तो वो किस प्रकार की सर्विस है ये, यानी कि जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करने जा रहे हैं और जो सर्विस के लिए आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि वो किस प्रकार की सर्विस है। जो ऑडिटर सर्विस जो हम लोग कहते हैं, ये एक प्रकार की विशेषज्ञ सेवा है। तो ऑब्वियसली जब इस एग्जामिनेशन में हर एक संकाय के विद्यार्थी शामिल हुए, कला संकाय के, विज्ञान के, कॉमर्स के, तो जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनको तो ऑलरेडी पता है कि ऑडिट का क्या भूमिका होती है, यानी कि सरकारी ऑडिट क्या होता है, निजी ऑडिट क्या होता है। परंतु अन्य अभ्यर्थी जिन्हें इस सेवा के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि वो अपनी तैयारी को कैसे वो चीज शुरुआत करें, इंटरव्यू के संदर्भ में किन किन चीजों को ध्यान में रखें, इसी सब विषयों पे चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पे उपलब्ध हूं आपके सामने। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो एक सामान्य सेवा होती है, जैसे आप प्रशासन के लिए तो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करें, दूसरी होती है विशेषज्ञ सेवा। तो विशेषज्ञ सेवा जैसे कि ऑडिट सेवा के तहत जब आप ये तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंटरव्यू से संबंधित क्या बातों को ध्यान में रखना है, यानी कि इसमें कौन से ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि जो कि संभावित है। जाहिर सी बात है कि जो साक्षात्कार है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, परंतु इसके बावजूद साक्षात्कार में ज्ञान का महत्व कम नहीं होता, यानी कि जिस सेवा के लिए आप जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें अपेक्षाएं हो सकती हैं। तो इस सेवा का पूरा फोकस ये है कि बिहार सरकार में जो भी कार्यक्रम है या जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, उनके अधीन जो व्यय होते हैं उनका ऑडिट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में ये संभावित प्रश्न को चर्चा करूंगा कि जब आप ऑडिट विषय की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली जब हम कहते हैं ऑडिट यानी कि अंकेक्षण, तो आप जब इस ऑडिट वर्ड की जब परीक्षण करने जाते हैं, तो यानी कि अंकेक्षण कहने का मतलब क्या होगा, तो सबसे जो पहला टॉपिक जो हमारा बनता है, यानी कि अंकेक्षण शब्द का उद्भव क्या है। यहां पे हमें दो परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखने हैं। जब यहां पे एक वैश्विक संदर्भ में अंकेक्षण किसका महत्व होता है, दूसरी बात ये कि जब हम भारत के संदर्भ में कहते हैं तो इसका क्या महत्व वो चीज निकलता है। यानी कि सबसे पहली चीज जो हमें तैयारी साक्षात्कार के दौरान ये देखना है कि जो ऑडिट शब्द है, यानी कि ऑडिट शब्द है, तो वो किस संदर्भ में वो चीज प्रयोग में लाया गया। जाहिर सी बात है कि जो लोग ऑलरेडी सबसे परिचित हैं, तो इसका संबंध एक औद्योगिक क्रांति से ही जुड़ता है। यानी कि प्रश्न बनने की सबसे पहली संभावना यही होती है कि आखिरकार ऑडिट शब्द का उद्भव कहां से हुआ और किस प्रकार से वो चीज हुआ। फिर अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो कौन से कानून से इसको एक विशिष्ट आधार मिलता है, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत में ऑडिट की क्या स्थिति थी, स्वतंत्रता के बाद ऑडिट की क्या स्थिति है, इन चीजों को हम लोग को इसमें ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये, जो पहला मैंने कहा है कि पहला टॉपिक हो सकता है कि ऑडिट का क्या मतलब उद्भव रहा भारत के संदर्भ में और भारत विश्व के संदर्भ में। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो किस संदर्भ में, यानी कि ऑडिट यानी कि अंकेक्षण की क्या परिभाषा होती है, क्या उसके क्षेत्र होते हैं। अंकेक्षण की परिभाषा और क्षेत्र, यानी कि किस प्रकार से अंकेक्षण वो कार्य करता है, किस परिभाषा के दायरे में आता है, और इसको किस प्रकार से हम बुक कीपिंग, अकाउंट्स और ऑडिट को आपस में हम इसको जोड़ सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि ऑडिट के विषय क्या होते हैं, यानी कि जब हम क्यों इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिर ऑडिट होना क्या आवश्यक है, तो ऑडिट के विषय में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कोई भी सरकारें जब व्यय करती हैं तो ये प्रयास होता है कि वह व्यय सही तरीके से किया गया। तो ऑडिट के विषय के अंतर्गत दो टर्म हमें ध्यान में रखने हैं, एक है एरर्स और दूसरा होता है फ्रॉड। जब हम एरर्स की बात करते हैं तो उसे हम गलती के तौर पे, यानी कि हिंदी में जब हम उसे कहें तो गलती, और फ्रॉड जब हम कहते हैं तो धोखाधड़ी की बात आती है।
तो अंकेक्षण का उद्देश्य यही होता है कि कहां पर एक सामान्य गलती हुई है, लेकिन अंकेक्षण का जो मूल उद्देश्य होता है कि जो सरकारी व्यय किया गया तो उसमें क्या मतलब कि कोई धोखाधड़ी तो नहीं की गई है, इसी चीज की जांच करना। यानी कि जब एक अंकेक्षक किसी लेखा परीक्षण जो करता है, यानी कि एक अकाउंट्स की जांच करता है, तो वो ये देखता है कि क्या जो कार्य किए गए हैं वो उसमें एक सामान्य गलती है या उसमें धोखाधड़ी की गई है। आप इसको बिहार के संदर्भ में भी देखिए कि एक अंकेक्षक की जिम्मेवारी क्यों बढ़ जाती है। अगर समय पे यहां पर बिहार में सही तरीके से अगर अंकेक्षण कार्य हुआ रहता तो हमें इस प्रकार के बहुत सारे धोखाधड़ी वाले के सरकारी विभागों में देखने को नहीं मिलते, लेकिन उसके बावजूद ये स्थिति यहां पे आई। फिर एक अलग संभावित प्रश्न के तौर पे क्या हो सकती है, जब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें, यानी कि अंकेक्षण की क्या सीमाएं होती हैं। यानी कि प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भले अंकेक्षण होता है परंतु उसकी क्या सीमाएं होती हैं। और दूसरी बात ये कि जब हम इसके लाभों की चर्चा करते हैं तो अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हैं। यानी कि आप जब एक अंकेक्षक के तौर पे कार्य करने जाएंगे तो सरकारें आपके यानी कि अधिकारियों के माध्यम से जो अंकेक्षण कार्य कराया जा रहा है तो इसकी क्या सीमाएं होती हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं, ये हम लोग को देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जब हम अंकेक्षण की बात करते हैं तो स्वभावतः अंकेक्षण अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि एक प्रश्न ये भी बनेगा कि अंकेक्षण के विभिन्न प्रकारों का आप उल्लेख करें। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्टेचुअरी ऑडिट। स्टेचुअरी ऑडिट क्या होता है, भारत में इसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए, या निजी क्षेत्र से क्या संभावना बनती है कि सरकारी विभागों का भी ऑडिट कराया जाए कि नहीं कराया जाए। लेकिन इन सब में जब हम सरकारी तौर पे बात करते हैं तो ऑब्वियसली बिहार सरकार जब खुद जो सारे व्यय कर रही है तो उसका एक अपना विभाग ही इसीलिए है क्योंकि सारे व्यय का वो चीज अंकेक्षण कराया जा सके। मुद्दा यहां पर यह भी एक उठ सकता है कि जब हम सरकारी अंकेक्षण की बात करते हैं तो सरकारी अंकेक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। तो स्वभावतः सरकार जो व्यय करती है वो एक प्रकार से जनता का पैसा होता है, और जो जनता का पैसा होता है तो ये सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पैसे को वहां खर्च करे जिससे कि जनता तक आम हित पहुंचे। लेकिन जब यही चीजें नहीं कर पाती है तो यहीं पे ऑडिट की भूमिका सामने आती है। तो यहां पे हम लोग को वो चीज देखना है कि सरकारी ऑडिट क्यों होता है। यानी कि प्रश्न ये बन सकता है कि सरकार आखिर ऑडिट क्यों कराती है। अब यहां पे मैं एक और चीज की चर्चा करना चाहूंगा, वो ये कि आखिरकार जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है। भारत में जो भी ऑडिट कार्य किए जा रहे हैं उसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या है। ऑब्वियसली अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हम लोग को मिलता है, लेकिन अब यहां पे ये चीज हम लोग को देखना है कि जो ऑडिट की जो सरकारी स्तर जो होते हैं, यानी कि सबसे शीर्ष स्तर पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो प्रश्न मैं एक यहां पे ये भी कर रहा हूं कि हम ये तो कहते हैं संविधान में लिखा गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, परंतु क्या वाकई भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक के तौर पे कार्य करता है। तो ये प्रश्न जानना बहुत जरूरी है, और इससे संभावना भी है कि यह प्रश्न पूछा जाए कि क्या वाकई भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियंत्रक के तौर पे कार्य करता है कि नहीं करता है। क्योंकि हमने जो मॉडल लिया वो एक्चुअल में ब्रिटिश मॉडल पे आधारित है। तो ब्रिटिश मॉडल में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक अलग प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भारत में सेम वही चीजें नहीं होती हैं। भारत के संदर्भ में ही अगर हम अंकेक्षण की बात करें तो एक प्रश्न और स्वाभाविक तौर पे बनता है कि क्यों अंकेक्षण को पोस्टमार्टम जॉब कहा जाता है। यानी कि क्या यह संभव है कि भारत में अंकेक्षण पहले किया जाए। तो ऑब्वियसली ये एक प्रश्न बन रहा है जो कि संभावना नहीं होती है। भारत में जो अंकेक्षण कार्य किए जाते हैं वो क्या होते हैं कि कार्य हो चुकने के बाद, यानी कि जो कार्य कर दिया गया है उसका वो चीज परीक्षण किया जाएगा। तो जब आप साक्षात्कार देने जाएं तो ऑब्वियसली जो मैं एक भारत के संदर्भ की चर्चा कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं एक वैश्विक संदर्भ की चर्चा कर रहा हूं, यानी कि उसका उद्भव कैसे हुआ, भारत के संदर्भ में उसकी क्या संरचना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि चूंकि हमारे संविधान में ही इस चीज का उल्लेख किया गया है तो विभिन्न संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, यानी कि जहां से ये चीज ऑडिट का वो कंसेप्ट वो चीज सामने आता है ये चीज। अब जब हम सीएजी की तुलना कर रहे हैं तो अंकेक्षण का बजट से क्या संबंध है। एक प्रश्न ये स्वाभाविक तौर पे आता है कि अंकेक्षण का बजट से क्या संबंध है, यानी कि बजट किस प्रकार से अंकेक्षण को वो चीज संबोधित करता है जी।
तो स्वभावतः आप ये सोच रहे होंगे कि बजट और अंकेक्षण का क्या संबंध है। क्योंकि हमें यहाँ पे ध्यान देना है सरकारी अंकेक्षण पे, यानी कि बिहार सरकार में अंकेक्षक या अंकेक्षण की क्या भूमिका है। तो स्वभावतः बिहार सरकार जो बजट प्रस्तुत करती है उसकी जांच कौन करेगा, राज्य का महालेखाकार वो करेगा। और जब राज्य का महालेखाकार करेगा तो वो अपना प्रतिवेदन फिर से राज्यपाल को सौंपेगा और राज्यपाल क्या करेगा, उसे राज्य विधानसभा में रखवाएगा और राज्य विधानसभा की जो एक समिति होगी, लोक लेखा समिति, वो इसकी जांच करेगी। तो स्पष्टता जब हम बजट और अंकेक्षण का संबंध देखते हैं तो इसका मतलब क्या निकला, यानी कि राज्य विधान पालिका ने जो व्यय अधिकृत किए उसकी जांच फिर कौन कर रहा है, वो कि यहाँ पे महालेखाकार कार्यालय वो चीज करेगा। ये फिर अगर हम ये चीज देखें कि सहकारी समितियां मैंने किस प्रकार से, यानी कि कौन कौन सी संवैधानिक समितियां हैं, संविधान में कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जिनका कि अंकेक्षण से संबंध है। स्वभावतः लोक लेखा समिति आती है, उसके बाद विभागों पर उपक्रम समिति आती है। सपोज कीजिए कि अगर बिहार सरकार के कोई अपने उपक्रम है तो विधान पालिका की एक समिति होती है, वो सिर्फ ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा परीक्षण पर ही वो चीज को जोड़ देती है। तो ये सब जो मैंने विषय चर्चा किए तो इस पे स्वाभाविक तौर पर ये प्रश्न बन सकते हैं वो चीज। फिर बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह या राष्ट्रीय स्तर पे भी विभिन्न सहकारी समितियां कार्यरत हैं। तो एक अंकेक्षक का ऐसी सहकारी समितियों में अंकेक्षण के तौर पे क्या दायित्व बनता है, यानी कि बिहार में सहकारी समितियों का अगर हम अंकेक्षण करें तो फिर उसमें किस प्रकार से अंकेक्षक की भूमिका हो सकती है। जब हम संवैधानिक दायरे की ही बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी एक चीज देखा है कि चूंकि शासन का त्रिस्तर है, यानी कि पंचायत और नगर निगम तक भी नगरीय शासन की भी अगर हम बात करें तो वहां भी संवैधानिक प्रावधान है कि अंकेक्षण कार्य किया जाएगा। तो यहां पे फिर से वही प्रश्न उठता है कि जब शासन के सबसे निचले स्तर पे जाते हैं तो क्या वहां पे कोई अंकेक्षण की भूमिका बनती है कि नहीं बनती है, और इसका संवैधानिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, क्या यह राज्य सरकार के दायरे के अंतर्गत आता है या बाहर। ये एक स्वाभाविक प्रश्न आपको इसके अंतर्गत ये चीज बनेगा ये चीज। उसके बाद जब हम देखें कि ऑब्वियसली कि पूछा यह जाएगा कि आप जिस जगह पे कार्य करने जा रहे हैं तो उस जगह का कार्यालय कहां पे है। तो अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे बोले तो मैंने ऑलरेडी इसकी चर्चा की कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, परंतु बिहार में जब एक शीर्ष स्तर पे अंकेक्षण कार्यालय की बात की जाती है तो ये कार्यालय कहां पर स्थित है। तो स्वभावतः इस प्रश्न का जवाब मालूम होना चाहिए कि पटना में ही ये कार्यालय है। और जब हम ये देखें कि शीर्ष स्तर पे तो हमें ये राजधानी में नजर आता है, बट जिले स्तर पे इसकी क्या व्यवस्था की गई है, यानी कि जिलों में अंकेक्षण के लिए क्या विभागीय स्तर पे ही कोई प्रावधान होता है या शीर्ष स्तर पे अंकेक्षण वो कार्य वो चीज किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर प्लस राज्य स्तर दोनों ही जगहों पे हम लोग को अंकेक्षण की भूमिका क्या होती है, इस संदर्भ में ये सी पूरी पॉइंट हम लोग को देखना होगा। यहां पे मैं एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि प्रारंभ में जो लेखा विभाग था और अंकेक्षण विभाग था दोनों एक ही था, और बाद में इसको ये जरूरत समझा गया कि जो लेखा तैयार कर रहे हैं वही अगर इसका अंकेक्षण करेंगे तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं होता है। तो एक प्रश्न के तौर पे ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत में लेखा विभाग को अंकेक्षण विभाग से कब अलग किया गया या अंकेक्षण विभाग कब एक सेपरेट दायरे के तौर पे वो चीज सामने आया। तो आप जो लोग इस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मूलभूत विषयों को तो ध्यान में रखना ही है, क्योंकि मैं इस ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूं कि जो इस विषय जो सेवा आप में ज्वाइन करने जा रहे हैं वो क्या है, एक विशेषज्ञ सेवा के तौर पे। इसके बावजूद यह स्थिति बनती है कि आपके व्यक्तित्व का भी परीक्षण हो, यानी कि जो आपके विशेषज्ञ जानकारी है उसके साथ आपके व्यक्तित्व से भी पूछा जाए इस प्रश्न कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं या आपके कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसके कारण आप इस सेवा के प्रति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो जब आप ये साक्षात्कार देने जाएं तो इस चीजों को ध्यान में रखें कि जो ये प्रश्न हो सकते हैं, यानी कि जो विशेषज्ञ प्रश्न हो सकते हैं आपके विषय से, यानी कि अंकेक्षण की क्या भूमिका होती है, अकाउंट्स की क्या उसमें भूमिका होती है, आपके कार्य दायित्व क्या क्या है, तो इन्हीं चीजों को साक्षात्कार के दौरान ध्यान में रखना है। और ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही सारी जानकारी लेके जा सकें,
यानी कि आपको कार्य की जानकारी होनी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट उस कार्य के बारे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि आखिरकार आप कौन से कार्य को करने जा रहे हैं। क्योंकि ये तो संभावना बनती है कि जब कोई नौकरी करता है तो करते करते ही वो एक विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, यानी कि कोई कार्य अगर लगातार वो कर रहा है तो कार्य करते करते ही विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। इसके लिए आवश्यक कहीं से नहीं है कि वो पहले से ही कोई डिग्री या बाकी चीजों को लेके जाए। अतः अगर आपके मन में ये बातें हैं कि मैं इस विषय का ज्ञाता नहीं हूं और मैं उस सेवा को ज्वाइन करने जा रहा हूं, तो ये कहीं से भी पूर्व शर्त के अंतर्गत ये चीजें नहीं आती हैं। अतः यहां पे जब साक्षात्कार का जो कार्यक्रम दिया गया है, तो अभी तक बीपीएससी द्वारा ऑडिटर के लिए तो कोई साक्षात्कार कार्यक्रम नहीं है, लेकिन संभावना है कि बहुत जल्द 20 या 22 जुलाई के बाद इसका भी कार्यक्रम आ जाए, क्योंकि सीडीपीओ का साक्षात्कार कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का भी जो साक्षात्कार कार्यक्रम वो बीपीएससी द्वारा दे दिया गया है। तो यहां पे अब ये ध्यान में रखना है कि हम साक्षात्कार कार्यक्रम की तिथि की वेट नहीं करें, बल्कि ये प्रयास करें कि जैसे हमारा वो चीज आए तुरंत हम उसके लिए पहले ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और इसी कारण से दृष्टिकोण आईएएस में जो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीपीएससी ऑडिटर्स एग्जामिनेशन में अपनी जगह बनाई है, उनके साक्षात्कार के लिए विशेष कार्यक्रम वो चीज दिया गया है। आप चाहें तो जो भी फोन नंबर यहाँ पे अवेलेबल है उसके बारे में आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नंबर वो दिख रहा होगा उस पे आप ये चीज पता कर सकते हैं। और इस संदर्भ में हमारी टीम के द्वारा पूरी तरह से अच्छी गाइडेंस उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप सबको एक पूर्ण और निश्चित सफलता प्राप्त हो सके। इस उम्मीद के साथ कि इस संबंध में जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। मैं यही कामना करता हूं आपको सफलता मिले और इस सफलता में हम आपके सहभागी बने। धन्यवाद।